चार बड़ी खबरें हैं जो टीवी अखबार का जातिवादी मनुवादी मीडिया आपको नहीं बताएगा। ये वो खबरें हैं जो इस देश को जानना चाहिए। इस देश को जानना चाहिए कि आज इमरजेंसी की बात हो रही है। इमरजेंसी लगाने के पीछे क्या वजह थी, इमरजेंसी से किसको फायदा था, किसको नुकसान था, और आज जो अघोषित इमरजेंसी है वो कैसे है, इस पर ही बात करूंगा। सोचिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा चुनाव में उनके विधानसभा में 29,000 वोट बढ़ गए 6 महीने में। मतलब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच गैप था 6 महीने का। इस दौरान 29,000 वोट बढ़ गया। तमाम मीडिया हाउसेस के पड़ताल में पता चला है कि 4,000 ऐसे वोटर थे जिनका नाम पता ही नहीं पता। अखिलेश यादव ने यूपी में आरोप लगाया था कि बीएलओ को कहकर मुस्लिम और यादव और एससी समाज का वोट कटवाया जा रहा है। तो क्या इस देश में ईवीएम के अलावा भी महीन राजनीति होती है? क्या जाति विशेष के लोगों का वोट बढ़ाया जाता है और जाति विशेष के लोगों का, धर्म विशेष के लोगों का वोट कटवाया जाता है? राहुल गांधी ने बाकायदा एक लेख लिखा था अखबारों में, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया है। सोचिए, राहुल गांधी ने लेख, अब तो चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि वीडियो सबूत, जो वीडियोग्राफी होती है, उसको 45 दिन में डिलीट कर देंगे। क्यों भैया, किसने कहा? पहले 1 साल तक ये डिलीट नहीं होता था आंकड़ा। फिर एक कानून बना दिया चुनाव आयोग ने कि ये हम आपको आंकड़ा देंगे ही नहीं मांग सकते हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं 45 दिन में डिलीट कर देंगे। तीसरा, जो दूसरे नंबर का आदमी होगा उसको चैलेंज करना होगा और खर्चा सुप्रीम हाई कोर्ट में जमा कराना होगा, और जब हाई कोर्ट आदेश देगा तब हम उसको गिनती करवाएंगे, रिकाउंटिंग करवाएंगे। सोचिए, इस देश में मीडिया हो या तमाम संवैधानिक संस्थाएं तभी ईमानदार हो जाती है जब सत्ता में कोई लालू यादव, कोई मायावती जी हो, कोई मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक समाज से हो। यह सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कई बार कह चुकी हैं कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जिस देश में लोग धर्म के नाम पर चोरी करते हैं, जिस देश में लोग धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, जिस देश में एक मुखिया के चुनाव जीतने के लिए, एक वार्ड काउंसलर के चुनाव जीतने के लिए तमाम गलतियां की जाती है, वहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग गलत नहीं करेंगे। लेकिन इस गलत को ठीक करने के लिए जिम्मेदारी थी सुप्रीम कोर्ट। क्यों है? क्योंकि कोई संविधान के खिलाफ जाए तो उसको सजा हो। हाई कोर्ट क्यों है? चुनाव आयोग क्यों है? कि कोई पार्टी सत्ता में बैठकर कोई गलत काम ना करे। लेकिन जब चुनाव आयोग ही कटघरे में आ जाए तो आप क्या कहेंगे? आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग का बराबर इस्तेमाल होता रहा है। खुद सीबीआई को तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तोता है। मैं नहीं कह रहा हूं जो मुझ पर आप केस कर देंगे। कई बार अब ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी है कि आप विपक्षी नेताओं को फंसाते हैं और सरकार को बचाते हैं। चुनाव आयोग पर लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 6 महीना में 29,000 वोट बढ़ जाना, महाराष्ट्र में लाखों वोट बढ़ गए। ईवीएम को लेकर एलन मस्क, अमेरिका, दुनिया के तमाम देश चुनाव नहीं करवा रहे, लेकिन नहीं, भारत का चुनाव आयोग कहता है कि हमारा ईवीएम फुल प्रूफ है। अब आप क्या कह सकते हैं? मैं आपको खबर बता सकता हूं। तो ये बड़ी खबर है, और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उनके यहां ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहा है। सोचिए, यह बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, उड़ीसा में दलित समाज के पिता और पुत्र गाय खरीद के ले जा रहे थे, बेटी को दान देना था। उनको जानवर बना दिया गया, मारा गया, पीटा गया। अब राजेंद्र पाल गौतम, जो कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, वो वहां जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उसको लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। एक और भयानक खबर, सोचिए, यूपी के इटावा में बहुजन समाज के कथावाचक थे, जिसमें एससी भी थे, ओबीसी के यादव भी थे। जान गया कि ये लोग यादव है और गैर ब्राह्मण हैं, उनके बाल मुड़ा दिए गए।
उनको मारा पीटा गया, सिगरेट से दागा गया। अब एक महिला सामने आकर कह रही कि छेड़छाड़ हो रहा था, तो आप पुलिस में क्यों नहीं गई? उनको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? 3 दिन बाद जब पूरे देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नाराज है, प्रतिक्रिया हो रही है तब, और उस महिला की तस्वीरें हंसते हुए सामने आ रही है। आप सोचिए इस देश में इसको लेकर, तो क्या इसका भी आप सोचिए, इसका भी कोई कनेक्शन है इमरजेंसी से? मैं बताऊंगा तो आप सन्न रह जाएंगे। अब आपको ले चलते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में एक एससी समाज के जज थे सुप्रीम हाई कोर्ट में, एक गाइडलाइंस दिया कि बाबा साहब की मूर्ति लगे ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में, नहीं लगने दिया गया। वहां के सवर्ण वकील डंडा रखे हुए थे कि हम मारेंगे जो आएगा, कई बार हमला भी हुआ। उसके बाद तमाम बहुजन संगठन, बहुजन दलों ने विरोध किया। एक एससी समाज के वकील जिनका नेशनल दस्तक पर इंटरव्यू भी है, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से बार एसोसिएशन वाले डंडा रखे हुए हैं, तो उनको फिर से उनके साथ मारपीट की गई है। आप सोचिए कब तक चलता रहेगा? मैं फिर कह रहा हूं, इन सब तमाम गैर बराबरी के खिलाफ आप संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाइए। आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यही हमें अब ताकत है, मीडिया की ताकत। पहले हमारे पास मीडिया नहीं था। पहले रोज रोहित वेमुला होता था, रोज गुजरात होता था, रोज ऊना होता था, रोज उड़ीसा होता था, रोज होता था इटावा, लेकिन हम लोग एकजुट नहीं हो पाते थे। बिहार में आरजेडी की नेता है सारिका पासवान, उनको सरेआम रेप की धमकियां दी जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं? आप बस कल्पना कीजिए कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो ये सब खबरें नहीं आती होंगी। इस देश में चपरासी बन जाइए या चीफ जस्टिस, आपको जातिवाद झेलना पड़ेगा। सीएम बन जाइए, पीएम, आपको जातिवाद झेलना पड़ेगा। जाति है कि जाति नहीं, बस इसका एक ही इलाज है कि वोट से इनको चोट दीजिए। संवैधानिक तरीके से सत्ता अपने हाथ में लीजिए और कानून को मुस्तैदी से लागू करवाइए। और बहुत चीज तो बीजेपी के राज ने सिखा दिया है, कैसे लोग अपनी जाति का एसपी, डीएम, कलेक्टर, एसएचओ रखते हैं, कैसे इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जज बनाए जाते हैं। सब कुछ अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और बहुत सारे बहुजन नेता अब इस खेल को समझने लगे हैं। तो क्या इमरजेंसी इसलिए इंदिरा गांधी ने लगाई थी कि संविधान को खतरा था? आज ओबीसी मोर्चा के अनिल जैन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कुछ सवाल पूछे ट्विटर पर, लिखा है और बाकायदा हमने इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, ये हमारी लाइन समझिए या पार्टी की लाइन। 1969 में इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है और वहीं से एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण लागू होता है। उस समय ओबीसी आरक्षण तो नहीं था, लेकिन एससी, एसटी आरक्षण था। 1969 में ही इंदिरा गांधी लैंड रिफॉर्म लागू करती हैं, जो जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको जमीन देना शुरू करती हैं। 1971 में पीबी पर्स खत्म करती है, मतलब रजवाड़ों को जो बड़ा मोटा माल मिलता था उसको खत्म कर रही हैं। क्या इसके खिलाफ उनकी सरकार को पलटना चाह रहे थे जनसंघ वाले और इस देश के धन्ना सेठ? और इसीलिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाकर संविधान बचाया था। बाबा साहब, जब संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान रखा जा रहा था तो बाबा साहब को सवाल पूछा गया तो उन्होंने खड़ा होकर कहा, सारे सवाल के जवाब उन्होंने दिए थे। कहा कि अगर देश पर कोई खतरा हो, युद्ध का समय हो या इंटरनल कोई खतरा हो तो हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रावधान संविधान में रहना चाहिए। लेकिन सोचिए, जो ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा। लेकिन वो तो शुक्र मनाइए कि अब सोशल मीडिया का दौर है और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद, मनुवाद अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। संवैधानिक तरीके से लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और आने वाले समय में बहुजन समाज का सारा हक अधिकार मिलेगा। और सोचिए, जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। जो आपको हिंदू कहता है चुनाव के समय, जो आपको कहता है कि अल्पसंख्यकों से लड़ो, वो आपको नौक चपरासी भी नहीं बनने देना चाहता है, न चीफ जस्टिस, वो कथावाचक भी नहीं बनने देना चाहता है। एक साहू समाज की बेटी कथावाचक बनी थी तो उसको कहा गया था कि मुद्रा करो। एक पटेल समाज की बेटी कथावाचक बनी तो कहा गया कि तुम कथा नहीं पढ़ सकते हो। यादव और एससी समाज के लोग कथा बाँच रहे थे तो उनको मारा गया।
सोचिए, तो ये सारे सवाल हैं। आपका धन पवित्र है, आपका वोट पवित्र है, लेकिन आप शंकराचार्य कथावाचक बनने के लिए अपवित्र हैं। ये है इनका ब्राह्मण राष्ट्र, जिसमें 90% दलित, आदिवासी, ओबीसी अपवित्र रहेंगे। ये दरअसल हिंदू राष्ट्र के रूप में मनुवादी राष्ट्र चाहते हैं, ब्राह्मणवादी राष्ट्र चाहते हैं। शंकराचार्य पुरोहित बनने का आयोग रहेंगे 90% को। सोचिए, संविधान की ताकत है कि एक आदिवासी शंकराचार्य नहीं बन सकता है, लेकिन एक आदिवासी इस देश की महामहिम राष्ट्रपति बन सकती हैं। संविधान की ताकत है कि दलित पिछड़ा, वोट की ताकत है कि वो कथावाचक तो नहीं बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि संविधान मानिए और संविधान पर चलिए। कुर्मी का कथा कहना स्वीकार नहीं, यादव का कथा कहना स्वीकार नहीं, कुशवाहा का कथा कहना स्वीकार नहीं, पाल का कथा कहना स्वीकार नहीं, मीना का कथा कहना स्वीकार नहीं, जाटव का कथा कहना स्वीकार नहीं, लेकिन इन सभी लोगों के दिए हुए दान और दक्षिणा क्यों स्वीकार है? और ये वो महिला है जो हंस हंस के कह रही है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ था। खैर, ये आशुतोष कुमार है जो सरेआम आरजेडी नेता सारिका पासवान को रेप की धमकी दे रहा है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और ये हैं बाबा, इनको पहचान लीजिए। कह रहे हैं इटावा कथावाचक मामला, कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ चढ़ावा देने के लिए, इसीलिए पेरियार जब बनारस गए और जब उन्होंने उनको मंदिर से जब ये कहकर निकाल दिया गया कि तुम शूद्र हो, तो पेरियार ने लिस्ट देखा जिसमें चंदा देने वाला सबसे बड़ा नाम उनकी जाति का था। वहीं से उन्होंने अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो ब्राह्मणवाद और सांप की तुलना की जाए तो सांप से अधिक जहरीला ब्राह्मणवाद है, पेरियार ने कहा था। जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद का नाश हो। और इसलिए एमपी में लोधी समाज ने कहा था कि हम मनुवादियों का बहिष्कार करेंगे और पूजा पाठ भी नहीं बुलाएंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। और साथ ही भारत में रेल भी टपकने लगता है, क्या करिएगा? ये सबसे बड़ी खबर है। और एक खबर जो आपको जानना चाहिए, एक बीजेपी के विधायक हैं शुक्ला जी, उन्होंने एसडीएम मिश्रा जी को थप्पड़ मार दिया। अभी हाल ही में यूपी में एक आईआरएस शुक्ला जी मिश्रा जी के बीच मारपीट हुई थी। आप कल्पना कीजिए कि वहां कोई शुक्ला जी मिश्रा जी नहीं होता तो क्या होता। और सोचिए, बहुजन समाज का लोग चीता से जीत जाता है। धरौरा ग्राम बबुरी स्थित ईंट भट्टे पर एक चीता ने हमला किया, उस समाज ने चीता को हरा दिया, क्योंकि हमारे पास शारीरिक शक्ति है। हमें स्कूल नहीं जाने दिया गया क्योंकि हम बोल न सके। हम चीता को हरा सकते हैं, हम सारा काम कर सकते हैं। जिस दिन बहुजन समाज के लोग बोलना शुरू कर देंगे जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ, उस दिन इस देश में आपकी सरकार होगी। नहीं तो ग्वालियर हाई कोर्ट के जातिवादी वकील सुनो, रास्ते रोकने से काफिले नहीं थमते, ये सुनील हंसते हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एडवोकेट राय सिंह ने कुछ दिन पहले लाठियों को लेकर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ग्वालियर कोर्ट में किस तरह से लाठियां टांगी गई है। इसी के चलते राय सिंह पर हमला हुआ है। तो इन तमाम हमलों का जवाब दीजिए संवैधानिक तरीके से, वोट का चोट देकर। बीजेपी ने 79 सीटों पर नतीजों में हेरफेर किया, इसमें केरल की सीट भी शामिल है। ये खुद भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर के पति कह रहे हैं, प्रकला प्रभाकर, निर्मला सीतारमण के पति। डालिए इनको जेल में। तभी बीजेपी 240 आई, नहीं तो 150 सीटों पर आउट थी, क्योंकि बहुजन समाज उनके खिलाफ लगातार है, क्योंकि बहुजन समाज को लगातार ठगा जा रहा है, बहुजन समाज को लगातार गुमराह किया जा रहा है। और उड़ीसा में जो हुआ उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने चिंता जताई है, कहा है कि कार्रवाई हो। और अखिलेश यादव ने जो पीड़ित हैं उनका भी जो है सोशल मीडिया पर। और अंत में ये तस्वीर देखिए, एआई का इस्तेमाल बहुजन समाज के लोग अब करने लगे हैं। ये जो भगवान हनुमान के स्वरूप हैं, ये खुद कह रहे हैं, ये बात मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर एफआईआर करा दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि हमें स्कूल अस्पताल की जरूरत है। और देवेंद्र फडणवीस सीएम महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में 30,000 वोट मात्र 6 महीने में बढ़ जाते हैं, और वो भी भारी बहुमत से चुनाव जीत जाते हैं। बड़े मतदाता 100% मतदान करते हैं। क्या चुनाव गड़बड़ बतियाता है? सोचिए, जो 30,000 वोट बढ़े उसने 100% जाके वोट किया। आपको फिर भी शक नहीं होता है? तो बहुत बहुत शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।